नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प और पुराने रहस्य पर, महान हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो इस उन्नत सभ्यता के खात्मे के पीछे ना कई अलग अलग वजहें बताते हैं। तो आज हम इन्हीं अलग अलग सिद्धांतों को थोड़ा कुरेदेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विद्वान इसे कैसे देखते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, और ये वाकई एक बड़ी पहेली है। मतलब इतनी विकसित, इतनी फैली हुई शहरी सभ्यता अपेक्षाकृत इतनी जल्दी ढलान पर कैसे आ गई? स्रोत हमें कोई एक सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि कई सारी संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे पहले किस सिद्धांत पर नजर डालें? अक्सर जो सुनने में आता है वो है बाढ़। हाँ, बिल्कुल। मार्शल मैके एसआर राव जैसे जो शुरुआती खोजकर्ता थे, हाँ। उन्होंने इसे एक बड़ा कारण माना था। हाँ बिल्कुल। खासकर मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई उसमें एक के ऊपर एक 7 स्तर मिले। तो ये इस बात का संकेत था कि शहर बार बार उजड़ा और फिर बसा, शायद बाढ़ की वजह से। अच्छा, तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथर, ये जो नदियों के किनारे थे, उनके लिए तो ये बात समझ आती है। सही है, वहां गांध के जमाव भी मिले खुदाई में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, उन शहरों का क्या जो नदियों से दूर थे, जैसे मान लीजिए कालीबंगन या बनावली? हाँ, ये तो है। बाढ़ का सिद्धांत उनके पतन को कैसे समझाएगा? ये पूरी तरह फिट नहीं बैठता। तो इसीलिए और भी सिद्धांत सामने आए। एक और थ्योरी जिसने काफी समय तक ध्यान खींचा, वो थी आर्य आक्रमण की। ओ हाँ, आर्य आक्रमण। व्हीलर और गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने ये कहा था। इसका आधार क्या था वैसे? मुख्य तौर पर 2 चीजें थीं। एक तो मोहनजोदड़ो में कुछ कंकाल मिले थे बिखरी हुई हालत में, तो लगा कि शायद ये किसी हमले के शिकार हुए हों। और दूसरा, ऋग्वेद में इंद्र देवता का जिक्र है पुरंदर के रूप में, यानी किलों को तोड़ने वाला। तो इसे हड़प्पा के शहरों पर हमले से जोड़ा गया। अच्छा, लेकिन इस थियरी का क्या हुआ? क्या ये अभी भी मानी जाती है? नहीं, असल में कहानी में यही एक बड़ा मोड़ आता है। बाद के जो शोध हुए, खासकर अमेरिकी मानव विज्ञानी केनेडी का अध्ययन, उन्होंने दिखाया कि उन कंकालों पर ना चोट के निशान वैसे नहीं थे जैसे हमले में होते हैं। जैसे? बल्कि ऐसा लगता है कि वो शायद मलेरिया या ऐसी ही किसी गंभीर बीमारी से मरे हों। ओह, तो मतलब आक्रमण का सबूत नहीं मिला? पुख्ता सबूत नहीं, ना ही पुरातात्विक रिकॉर्ड में, ना ही जैविक साक्ष्यों में। कोई ऐसा निशान है जो 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच किसी बड़े बाहरी हमले या बड़े पैमाने पर लोगों के आने जाने की पुष्टि करें। और ऋग्वेद की तिथियां भी तो निश्चित नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आक्रमण वाला सिद्धांत अब ज्यादातर विद्वान नहीं मानते। ठीक है, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में जो अलग अलग विचार है वो बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो अगर आक्रमण नहीं तो फिर क्या पर्यावरण का कोई रोल था, जैसे जलवायु परिवर्तन? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण एंगल है। ऑरलस्टाइन और अमलानंद घोष जैसे विद्वानों ने इस पर जोर दिया। उनका तर्क था कि शायद आबादी बढ़ी, खेती के लिए या ईंटें पकाने के लिए जंगलों की बहुत कटाई हुई, जिससे मानसून का मिजाज बदला, बारिश कम हो गई। इसका असर राजस्थान जैसे इलाकों में ज्यादा पड़ा होगा, जो शायद पहले ज्यादा हरे भरे थे। हाँ, ऐसा माना जाता है। और जलवायु के अलावा एक और चीज है, जमीन के अंदर की हलचल, मतलब भूतात्विक बदलाव। अच्छा, जैसे भूकंप या नदियों का रास्ता बदलना? हाँ बिल्कुल। सानी, राइक्स, डेल्स, लैम्ब्रिक जैसे कई शोधकर्ताओं का मानना है कि टेक्टोनिक बदलावों से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। खासतौर पर सरस्वती नदी, जो शायद कभी सभ्यता के लिए बहुत जरूरी थी, अगर वो सूख गई या कहीं और बहने लगी तो पानी की भारी किल्लत हो गई होगी। तो मतलब पानी की कमी एक बड़ी वजह बनकर उभरती है, चाहे वो कम बारिश से हो या नदियों के रास्ता बदलने से। सही, लेकिन क्या सब कुछ बाहरी कारणों से ही हुआ? क्या सभ्यता के अंदर भी कुछ कमजोरियां आ गई थी? ये भी सोचने वाली बात है। अंदरूनी कारक। हाँ, मतलब बाहरी दबाव तो थे ही, पर क्या अंदर से भी सिस्टम कमजोर हो रहा था? जैसे WF एल्ब्राइट ने मेसोपोटामिया के साथ जो समुद्री व्यापार होता था उसमें गिरावट की बात की है, लगभग 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास। ओह, व्यापार कम हुआ तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा होगा। जरूर। और इसके अलावा सभ्यता के आखिरी दौर में ना शहरों की प्लानिंग में भी थोड़ी गिरावट दिखती है। अच्छा, किस तरह की गिरावट? मार्शल ने यह नोट किया था कि बाद के दौर के मकान उतने सलीके से नहीं बने थे, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल बढ़ गया था। ये शायद इस बात का संकेत हो कि संसाधन कम हो रहे थे या फिर प्रशासन उतना मजबूत नहीं रहा था। और वो बीमारियों वाली बात केनेडी ने जिसका जिक्र किया था। हाँ, मलेरिया जैसी महामारी अगर फैली हो तो आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था।
और एक विचार ये भी है जो आजकल भी सोचा जाता है कि शायद संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो गया था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसे कहते हैं। इतने सारे पहलू हैं। एक सिद्धांत थोड़ा अलग सा भी है ना, वो रूसी विद्वान का अदृश्य गाज वाला, एम दिमित्रियेव। हाँ, वो एक थोड़ा कह सकते हैं कि काल्पनिक सा सिद्धांत है। उनका अनुमान था कि शायद कोई अचानक बहुत बड़ा भौतिक रासायनिक विस्फोट हुआ हो, या कोई अज्ञात किस्म का रेडिएशन जैसे भयंकर गर्मी पैदा हुई और सब नष्ट हो गया। वो इसकी तुलना महाभारत के कुछ वर्णनों से भी करते हैं, लेकिन इसके कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो कुल मिला के इतने सारे सिद्धांत, बाढ़, आक्रमण जो अब खारिज हो चुका है, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, व्यापार में कमी, अंदरूनी कमजोरी, महामारी। हाँ, बहुत सारे। तो फिर इन्हें एक साथ कैसे देखें? क्या कोई एक वजह ज्यादा वजन रखती है? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़ने की कोशिश करें तो स्रोत यही इशारा करते हैं कि शायद कोई एक अकेली वजह नहीं थी। ज्यादा संभावना यही लगती है कि कई चीजों ने मिलकर असर डाला। पर्यावरण बदला, नदियां सूख गईं, व्यापार घटा, अंदरूनी तौर पर शायद प्रशासन ढीला पड़ा, बीमारियां फैलीं। ये सारे दबाव एक साथ आए होंगे और धीरे धीरे इस पूरी जटिल व्यवस्था को कमजोर करते चले गए। तो कोई एक विलेन नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स। हाँ, बिल्कुल। बाढ़ को एक समय तक बहुत प्रमुख कारण माना जाता रहा, लेकिन अब जो नए भूवैज्ञानिक सबूत मिल रहे हैं, जैसे गुजरात में भूकंपीय गतिविधियों के प्रमाण, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद जमीन के अंदर की अस्थिरता का रोल पहले जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहा हो। तो मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कोई एक झटके वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी, धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। हाँ, लगता तो यही है। जिसके पीछे कई कारण आपस में गुंथे हुए थे, और हमारे स्रोतों से कई संभावित जवाब तो मिलते हैं, पर कोई एक फाइनल पक्का जवाब नहीं। और शायद यही सबसे अहम बात है। क्या हमें हमेशा किसी बड़ी घटना या सभ्यता के अंत के लिए कोई एक ही कारण ढूंढना जरूरी है, या फिर ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे अलग अलग तरह के दबाव, चाहे वो पर्यावरण के हों, अर्थव्यवस्था के हों, या समाज के, एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरी व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं? और जो नई खोजें हो रही हैं वो हमें लगातार याद दिलाती हैं कि इतिहास की हमारी समझ हमेशा बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।